ओके ठीक है। चलो बच्चों, अब आज का टॉपिक मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मेथड बताया था कि आप कैसे चेक करोगे कौन सा फंक्शन स्टेट है और कौन सा फंक्शन पाथ है। ठीक है, उसमें यूलर्स रेसिप्रोकल रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब हमने आपको दो क्वेश्चन दिए थे कि आप प्रूफ करो जो गिवन कंडीशन है वो स्टेट फंक्शन है या नहीं है या पाथ है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट मैंने दिया था बच्चों आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कंडीशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला पहले हम लिख दिए, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब ये लिखने के बाद अपन इस भी को मानेंगे फाई, क्योंककि हम प्रूफ करने वाले हैं भी के बारे में कि भी स्टेट फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो अब कंडीशन जरा आप देखें कि ये जो भी है ये फाई हो गया, जिसमें ये जो आर है ये एक वेरिएबल एक्स हो गया और जो एच है ये दूसरा वेरिएबल क्या हो गया बच्चों, वाई। क्लियर। अब देखें, कुल मिला के बार बार जो मैं बताता था फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, सो यहां पे फाई कौन हो गया, भी। ठीक है, फाई कौन हो गया, भी, और आर क्या हो गया, एक्स, और एच क्या हो गया बच्चों, वाई। तो अब कंडीशन क्या है कि यहां पे अब लगाएंगे कंडीशन, हम लगाएंगे एल एच एस और इधर आर एच एस। अब ये दोनों कंडीशन हम देखेंगे और कंडीशन में देखने के बाद ये बताएंगे कि स्टेट फंक्शन है या नहीं। अब एलएचएस में क्या है बच्चों कि ये फाई है फंक्शन है ये, तो इसको हम डीवी बाय क्या, आर और एच दो वेरिएबल है, तो डीवी बाय डी आर, तो उस टाइम पे एच कांस्टेंट एंड अगेन दिस वैल्यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका डी एच। एंड जब इस वैल्यू को आप डिफरेंशिएट करोगे मेरे प्यारे बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू एच, तो उस टाइम पे आर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा एलएचएस। अब जब आप आरएचएस में आएंगे तो कंडीशन क्या है कि फर्स्ट टाइम डीबी को किससे डिफरेंशिएट आपने यहां पे किया है, आर के रिस्पेक्ट में, तो इस बार आप डीबी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एच पहले एंड विथ कीपिंग क्या आपका आर कांस्टेंट। और यहां पे जो पूरा वैल्यू है उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका डी आर एंड कीपिंग क्या बच्चों एच कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आप बच्चों ध्यान रखना। ओके, तो ये कंडीशन लाइट ज्यादा हो रहा है, अभी क्लियर है बच्चों, विजिबिलिटी अभी क्लियर है। क्लियर है, गिव मी आंसर प्लीज। इस बार विजिबल है बच्चों, जितना मैक्सिमम कर सकता था मैंने कर दिया यार, अभी नहीं हो पाएगा इससे ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेट कर चुका था ना, इसलिए। ऑल क्लियर, ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब आ जाइए। अब देखो, तो यहां पे है बच्चों कि पहले हमने क्या किया, डीवी बाई डी आर कीपिंग एच कांस्टेंट एंड अगेन दिस वैल्यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, और जब एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उस टाइम आर को कांस्टेंट रखेंगे। एंड दूसरे बार आरएचएस में जब आप गए तो डीबी बाई डी एच एंड कीपिंग आर कांस्टेंट, अगेन दिस वैल्यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो उस टाइम पे एच को कांस्टेंट रखेंगे। अगर एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया
तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो स्टेट फंक्शन होगा, और अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आया तो सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, स्टेट फंक्शन नहीं होगा। अब चेक करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे dV बाय dr का, कीपिंग H कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो d v के पोजीशन में रखेंगे बच्चों आप पाई r स्क्वायर h एन बाई dr एंड कीपिंग H कांस्टेंट। तो अब आप जरा यहां देखिए क्या है कि ये जो H कांस्टेंट है तो H बाहर चला जाएगा और पाई बाहर चला जाएगा, तो और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2r। तो कुल मिला के यहां से क्या आ जाएगा 2 पाई r। तो बच्चों इसका वैल्यू जो है ये 2 पाई r आ गया, एंड इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका h। तो जब करेंगे d ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू h, इसका वैल्यू कितना बच्चों 2 पाई r। तो 2 पाई, एक मिनट, 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच एंड कीपिंग आर कांस्टेंट। यहां से 2 पाई आर, ये तीनों बाहर निकल जाएगा एंड डी एच बाई डी एच हो जाएगा 1। तो कंडीशन है, यहां से आ गया आंसर 2 पाई आर। तो मतलब LHS का जो वैल्यू है ये 2 पाई आर है। अब RHS पे अगर आप आ जाते हैं तो सेम ऐसा यहां पे करेंगे कि dV बाई डी एच एंड कीपिंग आर कांस्टेंट। तो कंडीशन ये है बच्चों कि पहले ये जो वैल्यू है इसको h के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां रखेंगे d ऑफ पाई आर स्क्वायर एच बाय डी एच एंड कीपिंग क्या बच्चों r कांस्टेंट। अगर r कांस्टेंट है तो हम यहां से पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे और h को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहां से निकल गया पाई आर स्क्वायर, एंड अगेन इस वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका डी आर। तो यहां पे हो जाएगा डी पाई आर स्क्वायर बाय डी आर एंड कीपिंग एच कांस्टेंट। तो यहां से देखो ये जो पाई आर स्क्वायर है इसमें पाई कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी आर क्या हो जाएगा बच्चों 2r, ठीक है। तो यहां से कंडीशन हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर। तो अब आप देखो जो वैल्यू LHS में आया है 2 पाई आर, वही वैल्यू RHS में आया। इफ LHS इक्वल टू RHS देन दिस वैल्यू, ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है बच्चों ये क्या हो गया स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसको हटाने जा रहा हूं। मैं ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन लिख के हैंड रिटन आपको भेज चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब जब तक मैं हटा रहा हूं एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दें यस और नो, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए इसका जो सेकेंड पार्ट था बच्चों, सेकेंड पार्ट था कि z इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यू एक्स स्क्वायर। यहां पे आपको z को प्रूव करना था कि ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। और यहां भी दो वेरिएबल x और y है, ठीक है बच्चों। तो फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें भी LHS निकालेंगे और साथ में क्या निकालोगे बच्चों RHS। अब LHS में आप क्या निकालेंगे, तो dz बाई dx कीपिंग y कांस्टेंट एंड अगेन दिस वैल्यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे उस टाइम पे आप x को कांस्टेंट रखेंगे। इस वैल्यू को हम नाम देंगे LHS, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहां पे देखिए अगर पहले आप फर्स्ट टाइम में dz को मतलब z को डिफरेंशिएट कर चुके हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इस बार आप क्या करेंगे dz बाय क्या आपका dy एंड कीपिंग x कांस्टेंट। अगेन दिस वैल्यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड बच्चों इस टाइम पे हम रखेंगे कीपिंग y कांस्टेंट। अब ये निकालने के बाद LHS आएगा RHS आएगा। अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया तो हम बोल देंगे भैया स्टेट फंक्शन है z, और अगर LHS RHS के बराबर, यस ये बाद में आप पढ़ोगे क्लास 12 में, ठीक है। हाँ, तो LHS के बराबर RHS आ गया तो इसको हम बोलेंगे बच्चों क्या बोलेंगे कि स्टेट फंक्शन है। डिफरेंशिएट करना है सिंपली। अब देखो कंडीशन है कि पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं dz बाई dx कीपिंग y कांस्टेंट। y कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, और आप जानते हो ना कि जब डिफरेंशिएशन होता है जैसे 2x का,
तो 2 बाहर कर देते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, या फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ये सब बात आपको पता ही होगा बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स जब आप पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा। ओके, तो अब यहां पे देखो आप dz बाई dx कर रहे हो, कीपिंग y कांस्टेंट, तो z का वैल्यू क्या है एक्स क्यू वाई स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे डी ऑफ एक्स क्यू वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे वाई क्यू एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका dx। तो ये जो वैल्यू यहां से आएगा u प्लस v का रूल लगेगा, आप पढ़े होंगे रूल फॉर डिफरेंशिएशन, u प्लस v, u माइनस v, u बाई v, u इंटू v, सभी का अपना अपना रूल है। u प्लस v में रूल है बच्चों कि u को डिफरेंशिएट करो और साथ में v को डिफरेंशिएट करो सेपरेटली, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि पहले अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस पार्ट को, तो ये तो कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि y कांस्टेंट तो y स्क्वायर तो बाहर चला जाएगा, एंड एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बच्चों 3x स्क्वायर, और प्लस ये वाई क्यू एक्स स्क्वायर है, तो देखिए y कांस्टेंट है तो वाई क्यू भी कांस्टेंट, तो वाई क्यू चला गया बाहर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों 2x। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गया किसका dz बाई dx एंड कीपिंग y कांस्टेंट। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें बात यह है कि ये जो वैल्यू आया है dz बाई dx कीपिंग y कांस्टेंट, उसको अगेन डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम अगेन डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, और उस टाइम पे हम x को कांस्टेंट रखेंगे। तो जैसे हम लिखेंगे कि d ऑफ दिस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 2y क्यू एक्स, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका y, ठीक है। और यहाँ पे x जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखिए इसका कंडीशन का इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों कि अगर x को कांस्टेंट लेके हम चल रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, ये 3 बाहर जाएगा, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा 2y, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 2y, और प्लस यहां से 2x बाहर जाएगा तो 2x, और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो यहां से हो जाता है 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 6xy स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही इधर भी जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद यहां भी वैल्यू आ जाता है 6x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर। हमने आपको सॉल्यूशन में भेजा है, देखना जो कल का लेक्चर नोट था उसमें। तो देखो LHS और RHS जब दोनों इक्वल आ जाता है तो हम इस Z को भी बोल देंगे क्या स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो इस मेथड का यूज करके आप कौन सा फंक्शन स्टेट है बच्चों, कौन सा फंक्शन स्टेट नहीं है, कौन सा पाथ है, ये आप बहुत इजीली बता सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, और कल एक टॉपिक में आपको पढ़ा रहा था, वैसी मीटिंग एक्चुअली ओवर हो गया था, ठीक है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम। तो अब कंडीशन ये है कि मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं और आप बताते जाना कोई दिक्कत हो तो। जैसे बच्चों हमने आपको ये कहा था कि जब भी आप किसी सिस्टम पर थर्मोडायनेमिक अप्लाई करोगे तो थर्मोडायनेमिक का जो भी कंडीशन आप पढ़ने जा रहे हैं या जो भी चीजें आप कैलकुलेट करेंगे वो कहां पे एप्लीकेबल होगा, कहां यूज करेंगे, तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। जब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा तभी हम उसमें थर्मोडायनेमिक अप्लाई करेंगे, ओके। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है तो मैंने बताया था कल आपको, जैसे मान लो ये एक फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहा है, ओके, इक्वल ऐसा, तो ये मूव तो कहीं नहीं कर रहा, जबकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो लग रहा है बट मूवमेंट नहीं है, मतलब ये कहां पे है बच्चों इक्विलिब्रियम पे। काम तो हो रहा है लेकिन मूवमेंट हमको नहीं दिख रहा है, इसीलिए कहां पे है इक्विलिब्रियम पे, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कंडीशन, कंडीशन ये है कि हमने बताया था थर्मो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा जब पढ़ाना होगा उस टाइम पे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए बोला गया 3 कंडीशन है, 3 क्राइटेरिया, जो 3 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा वही सिस्टम होगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। इसमें फर्स्ट होता है बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकेंड होता है बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम,
और थर्ड होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब ये तीनों को सिंपल लैंग्वेज में समझ लो बस। इसका मीनिंग है कि जब दो बॉडी के बीच में कोई भी टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो, दोनों बॉडी के बीच में टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वो थर्मली इक्विलिब्रियम पे है। मतलब कोई भी टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहां से यहां या यहां से यहां हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर की इक्वलिटी है। ओके बच्चों, यहां भी टेम्परेचर टी, यहां भी टेम्परेचर टी, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? तो जब इक्वल टेम्परेचर रहेगा तो उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन है बच्चों? तो सीधा बात, केमिकल वर्ड रिलेटेड टू केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री में एक्चुअल में होता क्या है? एक रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो मान लो यहां पे हमने लिख दिया रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो इसमें रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन किसी रिएक्शन के लिए जिस टाइम पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम सिचुएशन। मतलब रिएक्शन में आप दो टाइप का रिएक्शन पढ़ते हो, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। बट ये टॉपिक इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है। इरिवर्सिबल बच्चों जो वन डायरेक्शनल हो, मतलब जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट से क्या बने? प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। बट जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा एंड साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो कंडीशन जैसे है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको ऐसे और इसको ऐसे दिखाते हैं टू हेडेड एरो से, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, एक ऐसा टाइम, ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, उसी सिचुएशन को बोलते हैं रिवर्सिबल। रिएक्शन वाले उस सिचुएशन को बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम सिचुएशन, और वो हम लोग उसको जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड लास्ट ये है बच्चों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसको समझने के लिए देखो क्या है कि जैसे ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर पे एक मूवेबल पिस्टन हमने लगा दिया, मूवेबल पिस्टन हमने लगा दिया। अब मान लो कि यहां पे हम अगर फोर्स लगाएंगे तो ये किधर जाएगा बच्चों? डाउनवर्ड। अगर ऊपर पुल करेंगे तो किधर जाएगा? अपवर्ड, ठीक है, समझ लो। तो जब फोर्स लगाएंगे नीचे तो नीचे जाएगा, ऊपर खींचेंगे तो ऊपर आएगा। बट ऐसा सिचुएशन जब हम कोई फोर्स ना लगा रहे हैं बाहर से, ना अंदर से कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो मतलब न्यूट्रल कंडीशन, जितना ऊपर से लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे से लग रहा है, तो ये भी कैसा है बच्चों? इक्विलिब्रियम पे। इसी इक्विलिब्रियम को नाम देते हैं बच्चों हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मतलब कोई भी प्रेशर का ग्रेडियंट नहीं है, दैट इज कोई भी प्रेशर का डिफरेंस यहां प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन को बच्चों आप ध्यान रखना। अब मैं आगे बढ़ूंगा, तो अब आप एक बार रिप्लाई कर दो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सिर्फ मेरे लिए, अपने सर के लिए, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया क्लियरली? यस और नो लिख दो बच्चों, यस और नो लिख दो बच्चों। चलिए, ये कंडीशन यहां पे हो गया, तो अब मैं इक्विलिब्रियम बता दिया आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या है, ठीक है, तो ध्यान से पहले कंडीशन समझो। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझने के पहले मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो ये मैं अभी प्रेजेंट हूं पॉइंट ए पे और चल के जा रहा हूं टक टक टक, कहां पे? पॉइंट बी पे, ठीक है। तो मान लो बच्चों हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं, ठीक है।
तो ये है मेरा इनिशियल पॉइंट, पॉइंट ए कैसा चल रहा है, टक 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 यहां तक चलता है पॉइंट बी पे। तो ए से बी पे जा रहे चल के। तो अब मेरी बात सुने, कंडीशन ये है कि मान लो एकदम चल रहे हैं, एकदम बढ़िया सा कालीन वालीन बिछा हुआ है, ठीक है, तो एकदम आराम से चल रहे बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। दूसरे बार बच्चों कि समझ लो रास्ते में कांटा है या कुछ भी ऐसा खराब सा रास्ता है, तो एकदम बहुत दिक्कत होगा चलने में, ठीक है, समझ रहे हो। तीसरे बार बच्चों मान लो आप कोल समझते हो ना, कोयला, वो जला के रखा हुआ है, उसके ऊपर हम चलेंगे तो मेरा पैर जलेगा। तो तीनों सिचुएशन में ए टू बी ही हम गए, लेकिन तीनों में कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये होता है बच्चों कि जब कोई सिस्टम अपने अंदर कुछ भी चेंजेस लाएगा, किसी भी टाइप का चेंज, दैट इज स्टेट चेंज, है ना, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जब जाएगा तो वो एक प्रोसेस को फॉलो करेगा, ठीक है, वो एक प्रोसेस को फॉलो करेगा। और जिस प्रोसेस को वो फॉलो करेगा, जब वो चेंज कर रहा है अपने स्टेट को, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मतलब मान लो ये यहां से यहां जाने में, ठीक है, ये यहां से यहां जाने में चल के कैसा इन्वायरमेंट के थ्रू गुजरा है, ठीक है, जैसे कंडीशन के थ्रू ये गुजरेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का सिंपल सा कंडीशन है बच्चों कि इट इज एन ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम इज चेंजिंग इट्स स्टेट एंड इट इज डिनोट द पाथ फॉलो बाय द सिस्टम, पाथ फॉलो बाय द सिस्टम, समझ गए, किस टाइप के पाथ को फॉलो कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, सिंपल कंडीशन है। इसके बाद बताता हूं मैं आपको जो चेंज है वो किस तरीके का चेंज होता है बच्चों। जैसे जब चेंज का हम बात कर रहे हैं कि 1 स्टेट से 2 स्टेट पे जा रहा है, तो ये चेंज किस किस टाइप का और क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए चेंज का अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो सबसे फर्स्ट चेंज है, फर्स्ट चेंज फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्या होता है, तो जब कोई सिस्टम अपने फिजिकल स्टेट को बदल दे तो उसे हम फिजिकल चेंज के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब ये फिजिकल चेंज क्या होता है, तो सीधी बात बच्चों, सॉलिड से मान लो कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में जब जा रहा है तो पहले इनिशियली कहां पे था, सॉलिड स्टेट पे, फाइनली कहां चला गया, लिक्विड स्टेट पे। तो इसका क्या हो गया, फेज बदल गया, फिजिकल स्टेट बदल गया। तो ये बदलाव जब हुआ ना, उस टाइम पे कोई ना कोई ये प्रोसेस को फॉलो किया है, कुछ ना कुछ कंडीशन को फॉलो किया है। इसके अलावा कंडीशन है मान लो लिक्विड से जा रहा है गैस पे, ठीक है, इस टाइम पे भी इसने किसी ना किसी प्रोसेस को फॉलो करा है बच्चों। और थर्ड है कि बच्चों मान लो सॉलिड से डायरेक्ट जा रहा है गैस पे, एक सॉलिड लिए उसको इतना ज्यादा हीट किए कि डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। तो ये जो है बच्चों ये फिजिकल चेंज हो गया। तो फिजिकल चेंज में जब यहां से यहां गए तो बच्चों ये रास्ता कैसा इसने तय किया, क्या कंडीशन था रास्ते में जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था, सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, लिक्विड से गैस, जब ये कन्वर्जन हो रहा था इसके अंदर, तो इस बच्चों उसके हिसाब से हम प्रोसेस डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये कंडीशन हो गया फिजिकल चेंज। दूसरा होता है बच्चों केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज क्या है, तो केमिकल चेंज सीधी बात रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में क्या बदलाव होता है, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जैसे H2 और O2 ये जब दोनों एक साथ मिलता है तो मिलने के बाद है ना वाटर बनाता है। तो कंडीशन क्या है कि इनिशियली क्या था बच्चों, ये H2 हाइड्रोजन गैस और ये इनिशियली क्या था, ऑक्सीजन गैस। बट जब ये दोनों कंबाइन कर गए आफ्टर कॉम्बिनेशन कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो बच्चों ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये डिफरेंट केमिकल है फ्रॉम दिस। तो यहां पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज। तो जब केमिकल चेंज होता है ना,
उस टाइम भी यहाँ एक पाथ को फॉलो करता है, एक प्रोसेस को फॉलो करता है। इस प्रोसेस को भी बच्चों हम लोग बोलेंगे, यस जो भी है, जो भी सब बताएंगे एक एक करके, वेट, बट ये भी एक कहलाएगा हमारा क्या, प्रोसेस। ठीक है, क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। इसके बाद एक बात आप समझ ले कि थर्मोडायनेमिक आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। ठीक है, बट इस चैप्टर में बच्चों, इस चैप्टर में जो 80% प्रॉब्लम है वो थर्मोडायनेमिक आपको अप्लाई करवाएगा किसके ऊपर, गैस के ऊपर अप्लाई करवाएगा। ठीक है, गैस के ऊपर अप्लाई कराएगा। और थर्ड चेंज है बच्चों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है। ठीक है, चेंज नंबर जो थर्ड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है बच्चों स्टेट चेंज। स्टेट चेंज, जब स्टेट चेंज होगा तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्टेट चेंज का मतलब क्या, ये हमारा स्टेट नंबर 1 है, स्टेट वन। ठीक है, यहाँ P1 V1 T1। ओके, और आगे जा रहा है ये P2 V2 T2। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेट नंबर 2। तो बच्चों तो देखो, स्टेट 1 से जब ये स्टेट 2 पे जा रहा है तो ये कैसे पाथ को फॉलो करा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जनरेट होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो, या तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों वेरिएबल होगा, या प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल होगा, या प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल होगा, है ना, या समझ लो वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल होगा। तो जब प्रेशर वॉल्यूम वेरिएबल होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना, और जब प्रेशर टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो यहां पे हो जाएगा आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, और जब वॉल्यूम टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो इस टाइम पे हो जाएगा प्रेशर कांस्टेंट। और इन्हीं के बेसिस पे जाके फिर प्रोसेस का नाम दिया गया, जो हमारे थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक का प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इजिली और सारे प्रॉब्लम अच्छे से, इसमें सिंपल कंडीशन है कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब यहां से यहां जा रहा है, ये जैसे इन्वायरमेंट के थ्रू गुजरेगा, जैसे इन्वायरमेंट के थ्रू ये यहां से यहां जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, तो कुल मिला के सीधा सीधा बात याद रखना, ये तो भी मैं एक एक करके बताने वाला हूं कि जब कोई सिस्टम अपने स्टेट को चेंज करेगा, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाएगा, उस टाइम भी एक प्रोसेस से ये गुजरेगा। ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से ये जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा जिसमें यहाँ पे या तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, या वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, या तीनों वेरिएबल होंगे, या कोई दो वेरिएबल होगा, मतलब कुछ भी कंडीशन। ठीक है, ऐसा कोई एकदम फिक्स नहीं है। ठीक है, एट अ टाइम कुछ कंडीशन रहेगा प्रॉब्लम में जो दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों क्लियर है? अरे आंसर दो। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते जाइए, बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि जो भी आप सब्सटेंस लेंगे एज ए सिस्टम, वो क्या क्या हो सकता है? या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। अब गैस में भी दो गैस, या तो रियल गैस या फिर आइडियल गैस। तो बच्चों एक बात आप समझ लें कि सिस्टम में आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इसमें कौन सा है? गैस, और उसमें भी आइडियल गैस। मतलब 80% प्रॉब्लम इस आइडियल गैस से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम में आपको रियल गैस मेंशन करके ना दे तब तक आप आइडियल गैस ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको ये कंडीशन, ये बात समझा दिया कि सिस्टम आप किसी भी सब्सटेंस को बना सकते हैं। सॉलिड को बनाएंगे तो यहां पे क्या थर्मोडायनेमिक चेंज हो रहा है वो हम देखेंगे। लिक्विड को अगर बनाएंगे तो लिक्विड में क्या थर्मोडायनेमिक चेंज हो रहा है ये भी देखेंगे। और अगर गैस को लिए बच्चों तो गैस में वो रियल है या आइडियल, इस बात पर तो जरूर डिपेंड करेगा। बट प्रैक्टिकली आपको पता है कि रियल लाइफ में आइडियल नाम का चीज एग्जिस्ट तो करता नहीं है। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डिमेरिट है। उसी तरीके से कोई भी गैस
आइडियल गैस होता नहीं है, बट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग आइडियल गैस लेके चलते हैं, जब तक प्रॉब्लम में रियल लिख के ना दे के रियल गैस, ठीक है। तरह होगा आइडियल गैस ट्रीट करके हम लोग सॉल्व करके उसको चलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे साथ चैप्टर में ज्यादातर कंडीशन में कौन कंटिन्यू होगा बच्चों, आइडियल गैस, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है बच्चों, मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में से कुछ प्रोसेस ऐसा है जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा, पूरे चैप्टर में साथ साथ चलेगा। तो अब ये प्रोसेस क्या है वो देखो, डिफरेंट 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 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट है बच्चों आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो घबराना नहीं, एकदम प्यार से याद रखना। आगे जाके प्रॉब्लम में कहीं लिखा रहा आइसोथर्मल, तो मीनिंग अगर नहीं पता रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, लेकिन अगर मीनिंग पता है तो प्रॉब्लम में खटाखट बनेगा। अभी आइसोथर्मल क्या, तो देखो बच्चों, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो जब सेम टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के ड्यूरेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उस प्रेशर को, उस कंडीशन को बच्चों हम लोग क्या बोल लेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। जैसे बोलने का मतलब यह है कि ये हमारा सिस्टम है स्टेट 1 पे, ये हमारा सिस्टम है स्टेट 2 पे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जब ये सिस्टम 1 स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है तो एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, प्रोसेस के थ्रू। तो याद रखना कि आइसोथर्मल में अगर यहां टेम्परेचर T है तो यहां भी T और यहां भी T, मतलब हर जगह टेम्परेचर क्या रहा बच्चों, कांस्टेंट, और हर पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो बोलेंगे आइसोथर्मल। बात समझ में आया। अब देखिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां वेरिएबल कौन होगा बच्चों, तो वेरिएबल होगा प्रेशर एंड वॉल्यूम, दो वेरिएबल, ठीक है।